से ये धरती हर दम यूं ही आजाद रहे। हर वीर जवां यक दिल यक जां, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। गूंजेगी सदा हर कौन मकाम बेदार ज़माना बोलेगा। हर कूचा गलिया में हर सूये नारा बस आबाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। मिट्टी से जो हमने अहद किया, मिट्टी से जो हमने अहद किया, वो अहद हमेशा याद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। नाज़रीन, पहलगाम के इंसिडेंट के सिचुएशन रूम से, लॉ स्टूडियो से मैं नजम अली ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से। और आज जब हम 5वां रोज़ है, हम इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को देख रहे हैं जिसमें भारत की तरफ से 22 अप्रैल को जो ड्रामा रचाया गया, ये ड्रामा पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। मैं उस पर तफसील में बाद में जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत ने जितने दावे किए, भारत की तरफ से जितनी गीदड़ भभकियाँ आईं, उसके जवाब में पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की रियासत ने मजमूई तौर पर, मैं हुकूमत की बात करूँ, फ़ौज की बात करूँ, अवाम की बात करूँ, जिस जुर्रत का मुजाहरा किया, अज़म का, इस्तकामत का मुजाहरा किया, वो आपके सामने है। भारत ने हमें गीदड़ भभकी दी। उन्होंने कहा कि वो सिंध ताज़ मुआहदा मुअत्तल कर देंगे। मतलब उनका ये था, कहना उनका ये था, धमकी उनकी ये थी कि वो हमें पानी से महरूम कर देंगे, खुदा ना खास्ता। लेकिन एक खुदा की शान तो देखिए, वो भारत जो हमें पानी से महरूम करना चाहता था, उसको खुद ही एक इजाफी रेला दरियाए झेलम में छोड़ना पड़ गया। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। कम अज़ कम मैं सितंबर तक की बात तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर उसने ऐसी कोई हमाकत की तो खुद भारत में जो माहिरीन बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि उसको खुद एक सैलाब का ख़तरे का उसका सामना करना पड़ेगा, उसकी खुद बस्तियाँ डूब जाएंगी। ये तो रह गई सिंध ताज़ मुआहदे के हवाले से बात जो मुअत्तल करने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही भारत हमें बार बार कह रहा है, ये उसके दिफाई जो माहिरीन बनते हैं, जो चैनल्स के ऊपर एंकर्स बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर बढ़ बढ़ कर बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि भारत कोई मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए कि भारत के साबिक आर्मी चीफ से लेकर वहाँ के जर्नैलों तक और वहाँ के दिफाई माहिरीन तक सबके बयान सामने आ रहे हैं कि भारत ऐसी हमाकत नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो वो ख़ुद तबाही और जवाल की तरफ जाएगा। भारत वहाँ पर पहुँच चुका हुआ है जहाँ पर एक इनकलाब की, मज़ीद एक इनकलाब की बुनियाद रखी जा रही है। वो मुसलमान हों, वो तामिल हों, वो सिख हों, वो किसी भी जगह के रहने वाले हों, भारत से इस वक्त तंग आ चुके हुए हैं। बात की जा रही है इस वक्त सिचुएशन रूम में और बात की जा रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से, तो ये चीज़ वाज़िया हो चुकी कि ये सब का सब ड्रामा था। पहला सवाल, बुनियादी सवाल ये बार बार किया जा रहा है कि भारत ये बताए, वो ये कहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम अनंतनाग तक कोई 6, 7, 8 जो दरअंदाज वहाँ पर पहुँचे, उसके मुताबिक सवाल ये है कि जब तुमने वहाँ पर 7 से 8 लाख फ़ौज लगा रखी है, जब वहाँ पर चप्पे चप्पे पर तुमने अपने सिपाही फ़ौजी खड़े कर रखे हैं, जब वहाँ पर सहाफ़ियों तक को तलाशी के बाद मूवमेंट करने की, तलाशी के बगैर इजाज़त नहीं दी जाती, तो ये दरअंदाज असला लेकर वहाँ पर कैसे पहुँच गए? ये बहुत बहुत बुनियादी सवाल है। तो फिर इस सवाल का जवाब तो देना ही है, लेकिन इसके साथ अगली जो बात की जा रही है वो ये है कि बार बार तुम बात करते हो 26, 27, 28 वहाँ पर सयाह जो है हलाक कर दिए गए, तो लाशें कहाँ पर हैं? इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर लाशें क्यों नहीं दिखाई जाती? ये जो एक जाली सी फहरिस्त जारी कर दी जाती है, तस्वीरें जारी कर दी जाती हैं, वीडियोज़ के ऊपर शोर मचाया जाता है, तो मुझे जवाब दो, खुद तुम्हारे अंदर से लोग उठते हैं, वो ख़वातीन उठती हैं, अपने शोहरों के साथ वो वीडियो पैगाम जारी करती हैं कि भारत का प्रेस क्या कर रहा है,
वो सवाल करती हैं, वो पूछती हैं कि ये क्या है, ये किस किस्म की जर्नलिज्म है, हम जिंदा हैं, हमें यहाँ पर मुर्दा जाहिर किया जा रहा है। और उसके बाद जब FIR सामने आती है तो पता चलता है कि एक वाकया जो कि 22 तारीख को 1:50 पर शुरू हुआ, 2:20 पर ख़त्म हुआ, सामने आता है कि इसकी तो 2:30 पर पहलगाम से 6 किलोमीटर जो इंसिडेंट है उससे 6 किलोमीटर के फासले पर जो पुलिस स्टेशन था उसमें सिर्फ 10 मिनट के बाद FIR दर्ज कर दी जाती है और उसमें लिख दिया जाता है कि ये बैरूनी एक आकाओं के ईमा पर सब कुछ हुआ। सवाल ये है कि कौन सी वही तुम पर उतरती है, कौन सा तुम्हें खबर मिल जाती है 10 मिनट के अंदर बगैर किसी तहकीकात के, बगैर वहाँ पर पहुँचे कि ये सब कुछ जो है पाकिस्तान की ईमा पर किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा एक ड्रामा था। अब मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान की कौम पुरअज़म है। आज मैंने देखा मुख्तलिफ शहरों में हमारे लोग खुद बाहर निकले। अभी हम जब लाहौर स्टूडियोज़ की तरफ इस पहलगाम सिचुएशन रूम में यहाँ पर आ रहे थे, प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान की बेटियां मौजूद थे। पाकिस्तान से इज़हार यकजहती हो रहा था, सिवाय उन चंद लोगों के जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, जो गद्दार हैं, दुश्मन के यार हैं। उसके अलावा पूरी कौम मुत्तहिद है, बल्कि वो लोग भी पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ हैं जो सियासी इख्तलाफ रखते हैं। मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा जिन लोगों ने पोल करवाए, जो यहाँ से बाहर बैठे हुए हैं, लंदन में बैठकर जिन्होंने पोल करवाए, तो वहाँ पर भी तमाम लोगों ने ये कहा कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है। भारी अक्सरियत ने कहा कि ये फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज सरहदों पर मौजूद है। वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ एक तो आपके सामने ये आ गया कि जिस तरह भारतीय जो हैं, आपको लंदन में आपने देखा अजहर जावेद साहब के साथ उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग भी की, आपको दिखाया भी किस तरह हमला करने की कोशिश की जा रही है, वो अपनी जगह पर। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से जिस तरह दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है उस पर भी हमारी मसल्लह अफवाज सरहदों पर मौजूद हैं। इस वक्त इतलात ये हैं कि 54 दहशतगर्द ख्वारजी जिन्होंने पाकिस्तान के की सरहद को अबूर करने की कोशिश की, मैं हसन खेल की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ वज़ीरिस्तान की बात कर रहा हूँ, 54 की तादाद में 25 और 26 की दरमियानी रात और 26 और 27 की दरमियानी रात जहन्नम वासल कर दिए गए। कोई कोशिश तो करके देखे। पाकिस्तान की फ़ौज जाग रही है, पाकिस्तान के अवाम जाग रहे हैं, पाकिस्तान जाग रहा है, लाहौर समेत हर शहर जाग रहा है और हम अपने वतन का दिफा करेंगे। हमने इसको ज़र्रा ज़र्रा तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, हम चट्टान चट्टान बनकर इसका मुकाबला करेंगे। सिचुएशन रूम की तरफ बढ़ते हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब मौजूद हैं, सीनियर दफाई तजियाकार हैं। उनके साथ आपको स्क्रीन के ऊपर सलमान गनी साहब भी नज़र आ रहे हैं। आप सितारे इम्तियाज़ हैं सहाफ़त के हवाले से, एक बड़ा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ ही मैं तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, आप भी यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले आप की तरफ जाना चाहूँगा। पता चल गया कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये चीज़ अब खुद हम नहीं कह रहे, ये भारत का मीडिया कह रहा है, भारत के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं। अब अगली जो यहाँ पर गीदड़ भभकियाँ दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक की जा सकती है, कोई ना कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है जिस तरह बालाकोट में हुआ था उस किस्म की चीज़ की जा सकती है। भारत ऐसी जुर्रत कर सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया नजम वली। एंड हमने पहले भी कहा और आज इस टीवी चैनल के हवाले से और उसके थ्रू ये भी कहते हैं कि जो लोग जिनका दावा किया जा रहा है कि वो वहाँ पे मारे गए, तो जहाँ पे हम इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और बता रहे हैं और उसके फैक्ट्स, उसकी क्रोनोलॉजी है वो जो पेश कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड इवेंट्स पेश कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे कुछ लोग, अगर की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग वहाँ पे इस तरह किसी हिंदू मिलिटेंट्स की तरफ से किए हुए हमले में मारे गए हैं, तो हम उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के दुआ करते हैं। ये तो पाकिस्तान, तो आपको पता है हमेशा हम लोग हमदर्दी के दफ्तर खारजा का बाकायदा मौक़िफ़ आया और अफसोस का इजहार किया गया इस पर। अगर और वो मारे हिंदू मिलिटेंट्स हैं, बिकॉज ये जो क्रोनोलॉजी जो ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो आज JD वैंस जो है वो इंडिया में मौजूद है और इससे पहले क्लिंटन भी इंडिया में मौजूद था, अपने विजिट पे आया हुआ था जब वो 35-36 सिक्कों वाला वाक़या, 38 सिक्कों को चिट्टी सिंहपुरा में मारा गया था। और उसके बाद फिर क्लिंटन ने अपने रिमार्क्स में लिखा था कि अगर मैं ना जाता इंडिया तो 38 सिक्कों की ज़िंदगी बच जाती। फिर मैडलिन अल्ब्राइट ने किताब लिखी थी माइटी एंड अलमाइटी, उसके पहला जो एडिशन था उसके तो अपने को 5वें पेज पर उसने लिखा था कि जी किस कोल्ड ब्लडेड हिसाब से
इंडियन फौज ने और मिलिटेंट्स ने उस सिखों को मारा। फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 2 सेनेटर्स ने ये करारदाद पेश की थी जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और उन्होंने कहा था कि इंडिया की गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट किया जाए कि उसने मासूम सिखों को क्यों टारगेट किया। अब इंडिया के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं वो इंडिया नहीं, वो आप कनाडा से चलें, अमेरिका से चलें, बरतानिया से चलें, कतर से चलें, हर जगह आपको होते नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है इस चीज़ की तरफ ओरिएंटेड है। इंडिया के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं, इंडिया के बहुत सारे एंकर्स और बहुत सारे सिविल पब्लिक के लोग ये कह रहे हैं कि जी आप ये बताइए कि वाक़या हुआ किस तरह। इस वाक़े में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक तो पहलगाम सरहद से कितना दूर है ये आपको पता है कि वह 400 किलोमीटर्स है, और उसके बाद ये याद रखिएगा कि पहलगाम के अंदर इंडियन एक्सप्रेस कल का उठा के पड़े, मेरी बात पे यकीन करें, अब मैं कहूँगा तो शायद हो सकता है कोई कहें कि जी गलत पेश करें, इंडियन एक्सप्रेस कल उठा के पड़े 25 अप्रैल का कल का, उसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस ने ये दावा किया है कि पहलगाम के अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी कॉरिडोर मौजूद था, सिक्योरिटी पैरामीटर मौजूद है। तो किस तरह 8 लोग आगे गए। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उससे कोई अबाउट 1000 मीटर दूर बीएसएफ का एक कैंप है, और उस कैंप की जो स्ट्रेंथ है वो कोई 250 स्ट्रेंथ है, जो राउंड द क्लॉक वहाँ पे सर्वेलेंस करता है। उन्होंने वहाँ कैमरे लगाए हुए हैं, उन्होंने वहाँ सेंसर लगाए हुए हैं, उन्होंने तमाम वो टेक्निकल इक्विपमेंट्स है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस किस्म का कोई वाकया मौजूद हो और बीएसएफ उसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इससे पहले बीएसएफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में जिस तरह बुरी तरीके से सीआरपीएफ और ये भी आई थी कि वो जो हमलावर थे उन्होंने बाकायदा भारतीय फौज की वर्दियों में ये अटैक किया, और अभी भारतीय फौज के बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उसकी वीडियो मंजर आम पे आ चुकी है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि सच बोलो। अब ये तमाम चीज़ें तो हो चुकी, भारत इसको जितना मर्जी उनका गुदी मीडिया जिस तरह उसको वो करता रहे, उसके ऊपर उनके भारत के लोग उस पर बिलीव नहीं करें। अब यहाँ सोच की बात यह है कि भारत करेगा क्या। इसमें सबसे बड़ा जो हमारी तो सरहदों पे ऊपर आपने कहा कि फौज सरहदों पे, तो मैं यहाँ क्लैरिफाई करूँगा कि हमने कोई मास मूवमेंट नहीं की है। हमारी वही फौज सरहदों पे मौजूद है, ईस्टर्न बॉर्डर पे, जो सरहदों का दिफा करती है, और वो यूनिटें होती हैं जो अपनी डिफेंसिव पोजीशन में होती हैं। आप पूरे कश्मीर में चले जाएं, आप टिल सियाचिन, जो यूनिटें जहाँ मौजूद हैं हमने कोई मास मूवमेंट नहीं की है, कोई हमने फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं की है, इसलिए कि हमें पता है कि भारत के अंदर जो कोई, हाँ भारत के अंदर इस वक्त रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि श्रीनगर से ऊपर जितनी वैली है वहाँ पे स्पेशल टास्क फोर्स की स्पेशल फोर्सेज हैं जो काउंटर टेररिज्म से वो वहाँ पे कुछ उनकी एडिशनल स्ट्रेंथ जो है वो मौजूद है, और उसके साथ कुछ इजराइलीज जो हैं फौजी जो हैं उनकी मूवमेंट जो है वो जीओसी नॉर्दर्न कमांड के ऑफिस में, क्योंकि अमित शाह वहाँ मौजूद था, जीओसी नॉर्दर्न कमांड वहाँ मौजूद था, जीओसी उनका अपना 10 डिवीजन वहाँ पे मौजूद था जो जम्मू और इसके इलाके, जीओसी 25 डिवीजन जो राजौरी में लगा हुआ है वो वहाँ पे मौजूद था, बल्कि जीओसी जो अपना वहाँ वो, तो अब ये जो लोग हैं, अब यहाँ पे जो मुझे एक फेयर जो नज़र आ रहा है जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि गज़ा की स्टाइल पे कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का जेनोसाइड किया जाएगा इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर कि जी वहाँ पे जो हमला हुआ है वो कश्मीरी मुजाहिदीन या उन्होंने किया, और इसके लिए आपने इंडिकेशंस आ गई कि आपको पता चला वहाँ पे 1500 लोगों को ऑलरेडी पकड़ के अंदर कर दिया गया है, बहुत सारे घरों को गिरा दिया गया है, और एक मास स्केल जो है वो किलिंग जो है उसके लिए तैयार है। 7 लाख इंडियन फौज जो भारत जो कश्मीर के अंदर ऑपरेशन उन्होंने शुरू भी कर दिया, वो शोपियां और बाकी जगहों के ऊपर पूरी वैली में। देखिए याद रखिएगा वैली के अंदर आज भी मुसलमानों की परसेंटेज है वो 83% है, और उन्होंने उस जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने जम्मू और उसके सराउंडिंग में तो तब्दील कर लिया है, जहाँ पे उन्हें वोटिंग परसेंटेज यानी वहाँ पे उन्होंने ये किया है कि अगर एक हल्के में 1,70,000 हिंदू वोट कास्ट करके एक एमपीए को इलेक्ट करेंगे तो उसी हल्के में 2,50,000 मुसलमानों को वोट करना पड़ेगा एक एमपी को, फिर उन्हें 6 सीटें वहां पे बढ़ा दी हैं। तो ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को तब्दील करने की जो कोशिश है उसमें अब जेनोसाइड आ गया। खुद इनके गले भी पड़ेगी जो चीज है मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा ताकि आप आगे उसको डिस्कशन को लेके आगे चल सकें कि देखिए एस्केलेशन लैडर होती है इस किस्म के जो इंसिडेंट होते हैं, एक एस्केलेशन लैडर होती है जो ग्राउंड ऑफेंसिव से डील करती है। तो इससे पहले इंडिया ने एक सर्जिकल ऑपरेशन का ड्रामा रचाया था, आपको याद होगा, और फिर नरेंद्र मोदी कहा था जी हमने सर्जिकल ऑपरेशन कर लिया, वो एस्केलेशन लैडर जो है वो उन्होंने क्रॉस कर दी, उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दूसरा था यूज ऑफ एयरफोर्स जो उन्होंने बालाकोट में किया, और पाकिस्तान ने बबांगे दोहल कहा, हमारे DGISPR ने टीवी चैनल पे कहा कि वी विल हिट यू बैक
एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग एंड द टारगेट ऑफ आवर ओन चूजिंग। ये कभी वॉरफेयर में नहीं कहा जाता, वॉरफेयर में ऑपरेशन को सीक्रेट रखा जाता, लेकिन हमने बबांगे दोहल बताया कि हम ये करेंगे। तो उसके बाद हमने किया, उनके 2 जहाज मारे, और उनकी बौखलाहट ये थी कि उस बौखलाहट में उन्होंने अपना ही एक हेलीकॉप्टर मारा जिसमें उनके 13 जो है बड़े हाई ऑफिशियल सफर कर रहे थे। अब वो एस्केलेशन लेडर भी अबूर हो गई। अब पीछे क्या रह गया? पीछे एक ही चीज रह गई है जिसकी तरफ मैं इशारा नहीं करना चाहता, जो बहुत कैटास्ट्रॉफिक होगी दोनों मुल्कों के अवाम के लिए। और वो तीसरी चीज है, उसमें बड़ा ब्रीफली कहूंगा, दैट अमाउंट्स टू यूज ऑफ लॉन्चर्स, कि जिसके लिए वो कह रहे हैं बार बार कि हमने जो टारगेट सेलेक्ट किए उसको भी देख लेते हैं। ये लैडर जो है, ये इस ये लैडर तक सिचुएशन को नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचना भारत चाहिए। को अकल के नाखून लेने चाहिए, उनके मिलिट्री कमांडर्स को अकल के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान फौज जो है और पाकिस्तान एयरफोर्स इज अ रियल मैच और ए पॉइंट अबव देन द इंडियन आर्मी, एंड पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी कारकर्दगी को पहले ही सही इसमें इसका ये फौजी तनाजुर तो आपने पूरी तरह बयान कर दिया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भी बात हो गई, लेकिन सलमान गनी साहब एक बहुत ही अहम चीज़ है, जब सियासी तजिया निगार के तौर पर हम चीज़ों को देखते हैं तो इसमें सबसे अहम ये है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल मूवमेंट क्या है। वो दौरे पर होते हैं सऊदी अरब की, जो कि पाकिस्तान का दोस्त है, उस मौके पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, वापस आते हैं, धमकियां देते हैं और अगले ही रोज़ वो बिहार पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इंतखाबी मुहिम चल रही है, वो वहाँ पर जलसों जुलूसों से, रैलियों से खिताब करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हज़ियान पकते हैं, लोगों से कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो क्योंकि बिहार में बीजेपी की हालत पतली है। एक पूरे का पूरा ड्रामा समझ आता है कि सियासी मकासद के लिए रचाया गया। हमेशा से गुजरात का कसाई जो पाकिस्तान की दुश्मनी का नारा लगाकर वोट लेता रहा, एक मरतबा फिर उस पूरी प्लानिंग के साथ नजर आता है। आपको सियासी वाकयात और हालात के तनाजुर में ये जस्टिफाइड नहीं लगता कि ये सारा कुछ फॉल्स फ्लैग था? देखिए नजम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप थोड़ा सा भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को समझने की कोशिश करें। नरेंद्र मोदी एक शख्सियत का नाम नहीं, एक कैफियत का नाम है। ये एक ख़ास माइंडसेट है। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मेरा सवाल ये है कि इस पे मगरिब पे पाबंदी क्यों लगी थी? ये अमेरिका नहीं जा सकते थे, ये बरतानिया नहीं जा सकते थे, ये कनाडा नहीं जा सकते थे, इस बुनियाद पे कि ये बुचर ऑफ गुजरात थे। 2200 मुसलमानों को इस शख्स ने बतौर गुजरात के वज़ीर आला के तौर पे शहीद किया था, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन पे ये पाबंदी ख़त्म हुई थी। आपने अपने भरपूर एक इब्तदाइया में बहुत सारे नुकात उठाए हैं। एक बात और जो आप देखें कि उन्होंने एक APC बुलाई थी परसों, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड कर रहे थे उनके डिफेंस मिनिस्टर, और जो नुकात आपने उठाए हैं ये नुकात वहाँ पर इंडिया की लीडरशिप ने उनके सामने उठाए कि 8 लाख फ़ौज वहाँ पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पे फ़ौज है वहाँ पर, और कोई कश्मीरी किसी भी शाहराह पे जाता है 10 जगह पे उसकी तलाशी होती है। तो आखिर ये जो जिन लोगों ने ये वाक़या किया है वो हवा में तहलील हो गए, वो कहाँ चले गए? बात यह कि इस वक्त इंडिया के अंदर जो सूरत हाल है, थोड़ा सा कंपैरिजन हमें ज़रूर लेना चाहिए कि अगर इस वाक़े से पहले पाकिस्तान के अंदर एक तकसीम थी, हमें यह तस्लीम करना चाहिए, लेकिन वो तकसीम फौरी तौर पे ख़त्म हुई, और आज जब मैं देखता हूँ तो पाकिस्तानी फ़ौज और कौम का एक इत्तेहाद नज़र आता है, और वो फ़ौज जिसके पीछे एक कौम खड़ी होती है वो हमेशा फतह याब होती है, एक जज्बा होता है, एक वलवला होता है। जबकि दूसरी तरफ मोदी साहब ने जो काम किया है वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, और बात यह कि उन्होंने क्यों कर किया है। देखें, इससे पहले आप जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करते हैं उसकी एक तारीख़ है, ये एक वाक़या नहीं है। और वो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, अभी जो हवाला दिया गया है कि जब बालाकोट पे किया था तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वो दोनों जहाज़ उनकी सरजमीन पे दे मारे थे जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की थी। और इसमें थोड़ा सा और इजाफा कर लें कि जिस कंपनी के वो जहाज़ थे उन्होंने बड़ी इंसल्ट फील की, और उन्होंने इंडिया से एहतजाज किया था कि आपने एक ऐसे ही बश्क में हमारे जहाज़ इस शर्मनाक अंजाम से दो चार हुए जिस पे हमारी साख के आगे सवालिया निशान खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो मोदी साहब ने अपने मज़मूम मकासद के लिए उठाया था वो उन्हें उल्ट पड़ चुका है। लेकिन इसमें हमारे जो करने का काम ये है, देखिए बात ये कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का टारगेट है। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने काकूल एकेडमी में अपने खिताब में जिस तहकीकात की बात की है, मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो
वो अपने खिताब में हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है। कोई भी वाक़या हो पाकिस्तान तहकीकात की बात करता है। मुज़ाकरात पे वो इसलिए नहीं आता है कि मुज़ाकरात हमेशा वो शख्स करता है किसी भी तनाज़े के अंदर जिसका कोई सियासी केस होता है। अभी ब्रिगेडियर साहब जब कश्मीर की बात कर रहे थे, 8 लाख फ़ौज मुसल्लत करने के बावजूद क्या आप वहाँ पर अपना तसल्लुत कायम कर सके? बात यह कि ये जो कश्मीर का तनाज़ा है ये बर्रे सग़ीर का सलमान साहब, बात सिर्फ सियासतदानों तक नहीं है बल्कि आप मीडिया का किरदार देखें। भारत का जो मीडिया है उस जितना गोदी मीडिया और जिस तरह एक वो हवा बनाता है और जिस तरह उनके मैं एंकर्स को देखता हूँ कि वो जिस किस्म स्टार प्लस के ड्रामों की तरह वो एक्ट करते हैं, सास भी कभी बहू की स्टाइल में, और वो अजीबो गरीब किस्म के ड्रामे कर रहे हैं। मैं एक खातून को देख रहा था, वो एक दरख्त के अंदर घुस के देख रही हैं, इसमें आतंकवादी घुस सकते हैं, फलां अजीब ड्रामे हैं सर। कोई चीज़ अपनी बुनियाद से उखड़ती है ना, फिर वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच आप जाती है। इस सुलह की बात देखें, ब्रिगेडियर गजनफर साहब मुल्क के माने हुए जाने पहचाने दफाई तजिया कार हैं, भारत को भी जानते, अपने खुद को भी। आखिरी फिक्र आपने सुना इनका, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जिस तरफ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम और भारत के अवाम को इसका बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान तो अमन की बात करता है। मैं ये कहता हूं कि 2013 में ये बस इक़्तिदार आया, 2013 से पहले का हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। वो लिबरल हिंदुस्तान कहलाता था, वो जमहूरी हिंदुस्तान कहलाता था। जब से ये शख्स पर से इक़्तिदार, टोटल इंडिया कश्मीर के अंदर नजम वली 10,000 पिछले साल जब से 10,000 अटैक हुए हैं कश्मीरियों की तरफ से, 10,000, और 8,000 इंडियन फौजी जो वो मारे गए। इन 10,000 अटैक में एक हमला ऐसा नहीं है जो किसी भी वक्त टूरिस्ट के ऊपर किया गया हो या किसी भी रिकॉर्ड पे। ये सवाल मैंने खुद देखा, आपने बड़ी अहम निशानदेही की। श्रीनगर में, लाल चौक में, श्रीनगर का बाय बर्थ वहां का शहरी खड़ा होकर कह रहा है कश्मीरी नहीं ऐसा कर सकते, ना कश्मीरियों की ये उन्होंने नहीं किया, कभी नहीं किया। इसमें ये पूरे का पूरा प्लान किया गया ना, लेकिन इसके साथ ये खारजा पॉलिसी में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, बात यह कि जब हम वहां पर इंडियन फौज की बात करते हैं ना, उनके एक एक्स आर्मी चीफ का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसने कहा कि बाजे ये मसला सियासी है, इसे हम फौज में मैंने आपको कहा ना, बिहार पहुंच गए, धमकियां देनी शुरू कर दी, वोट चाहिए उनके लिए, सारा कुछ प्लान करते हैं। लेकिन इसके साथ ही तौसीफ साहब एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि अमेरिका ने बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने से दफ्तर खारजा ने पहले दिन उनके जो स्टेट ऑफिस है उसने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मामले को देख रहे हैं, हम इस पर कोई पोजीशन नहीं लेंगे। हालांकि ड्रामा बहुत बड़ा था, डीजे वेंस वहाँ पर मौजूद हैं, वो उसके साथ साथ जीडे वेंस के साथ साथ आप ये देखिए कि खुद वो सऊदी अरब के दौरे पर थे। फिर चीन ने सलामती कौंसल में जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया, फिर ईरान के सदर ने जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को जो है नॉर्मलाइज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत जो है आलमी सतह पर तो एक्सपोज हो गया, सामने आ गया उसका। ये तो उसने तो एक बड़ा ड्रामा सोचा हुआ था मजलूमियत का। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम जंग नहीं चाहते। सही, ये हमने हमेशा साबित किया है। हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा कल काकूल में ख़िताब में भी कि आप कहीं से भी ट्रांसपेरेंट तहकीकात करवा लें। एक चीज़ का जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से इतराफ़ करूँ, जैसे आपने अमेरिका की बात की कि उन्होंने पोजीशन उन्होंने नहीं ली, तो साथ ही आपने डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सुना होगा ना। वो बेशक तारीख है उनकी उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, वो हजार उन्होंने हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म की तरह गड़बड़ कर दी सारी की सारी। वो सारे पॉपुलिस्ट ऐसे ही होते हैं। अच्छा, मैं मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी एक चीज़। अच्छा जी बिल्कुल। वो किस लिए? कश्मीर दोबारा जिंदा हो गया, कश्मीर का एजेंडा वापस आ गया, पाकिस्तानी कौम को मैंने मसला कश्मीर दोबारा 90 की दहाई की तरह एक मरतबा फिर। ये कोई आम आदमी नहीं ना, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, चाहे वो 1000 साल तारीख बता रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो हमारे अलाई हैं और उनके दरमियान कश्मीर एक मसला है, तनाज़ा है। ये तनाज़ा जो ये 2019 में कह रहे हैं, 5 अगस्त 2019 वाली जो हरकत की गई तो वो सारी की सारी करता हूँ। मैंने उस वक्त एक आर्टिकल लिखा था फ्राइडे टाइम्स के लिए, तो उसमें मैंने लिखा था कि आप 10,000 दफा आर्टिकल 370 खत्म कर लें। जी, यूएन की जो करारदादें हैं वो इसको मानती ही नहीं, कश्मीरी मानता ही नहीं, आप जो मर्जी करी जाएं। और देख लें उसका नतीजा क्या निकला। आज कश्मीर का मसला दोबारा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, अमेरिकी सदर कह रहा है, हम माने या ना माने वो सुपर पावर है, सही, ठीक है, उनके कहने के कुछ मानी होते हैं। अब जब बात होगी तो कश्मीर पर भी होगी, ठीक है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बड़ी तारीख है,
एक समझौता एक्सप्रेस भी था, जी हाँ, ठीक है। फिर ये जो सयाहों वाला आपने वाकया बयान किया, पुलवामा भी था। अच्छा पुलवामा भी था। फिर ये मौका, पार्लियामेंट पे हमला मैं जो असल पॉइंट बताना चाहता हूँ, मौका बड़ा अच्छा अपनी तरफ से बनाते हैं। वो जेडी वांस वाज देयर, और वो खुद सऊदी अरब से ताल्लुकात बनाने गए थे, तो उन्होंने कहा इस टाइम पर जो है ना पाकिस्तान पे अटैक करो। जी बिल्कुल, और ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो वो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन दुनिया क्या पूछती है? दुनिया ये पूछती है वो लोग आए कहाँ से, वो लोग आए कैसे, वो लोग गए कैसे, कैसे चले गए? आप वहां तो लोग खच्चरों पर आते हैं, जी हाँ, आप कहाँ थे? मैं भारतीय सहाफियों को देख रहा था कि वहां पर बाकायदा आपकी रोड के जरिए आप एक्सेस नहीं देखें, है। ये जवाब कल उनके आर्मी चीफ को उनसे नहीं दिया जा सका और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। अच्छा, दूसरी बात, आप टेररिज्म की बात करते हैं। आपने टेररिज्म हमारे मुल्क में दिया है। आप उनके कल एक्स रॉ चीफ की मैं सुन रहा था, उसने वो तो पहली बात बलूचिस्तान में जो हुआ, एक गुड टेररिज्म हो गया, एक बैड टेररिज्म हो गया। गुड टेररिज्म हो गया बलूचिस्तान में अगर हो तो आप दोस्तों ने ज़रूर नज़र रखी होगी, मैंने भी वो कोशिश की, जितनी देर तक जाफर एक्सप्रेस वाला हमला जितने टाइम जारी रहा, लाइव कवरेज चली, उनको ग्लोरीफाई किया गया, उनके वो जो दहशतगर्द हैं उनको लाइव लिया गया, किया जाता रहा, ठीक है। इस तरह वो गुड टेररिज्म है और ये बैड टेररिज्म है। अगर कश्मीर में हो तो वो टेररिज्म है। हमने तो उस पर भी, अगर कोई बेगुनाह जो मारे गए, हमने तो उसकी भी मजम्मत की है कि हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, एक जहां आज़ादी की तहरीक है वहां आजकल का रिवाज है, उसे दहशतगर्दी का रंग दिया जाता है। कश्मीरियों की अगर कोई तहरीक है तो हम उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। अब मैं राचीफ की जो बात करने चाहता हूँ, उसने कहा इतराफ़ किया है, उसने कहा टेक्निकली उसने कहा आप ज़्यादा देर बलूचिस्तान में सस्टेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आपको बहुत घूम के आके दहशतगर्दी करवानी पड़ती है। आप वो हेल्प, वो कमक जो है वो नहीं पहुंचा सकते। इसलिए बेहतर ये है कि आप बैठकर बात कर लें। सही। या उसने अपनी तरफ से, जो वो ज़ाहिर है वो इंडियन है, कि या पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करें। अदरवाइज ये जो अजीत डोवल का जो आइडिया था वो फेल हो गया है और वो फेल होने जा रहा है। आप बलूचिस्तान में सस्टेन नहीं कर सकते, चाहे अफगानिस्तान में ठिकाने हों, चाहे, अब आप देख लें ये 54 लोग जो मारे गए हैं, हमने उनकी सर्विलेंस की है, वो अफगानिस्तान से निकल रहे थे। अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है, वहाँ से निकल रहे थे, शुमाली वज़ीरिस्तान में घेरा डालकर फिर उनको हिट किया गया है। तो ये कितना देर चलेगा? और बलूचिस्तान में जो मामला है, ठीक है, बहुत बड़ा रकबा है, हमारी गलतियाँ भी हैं, हमारी स्पेस है। मैं तो ये साफ कहता हूँ कि अगर स्पेस में दुश्मन नहीं आएगा तो कौन आएगा? लेकिन हम स्पेस फिल कर रहे हैं जनाब। आप अगस्त तक देखिएगा रिजल्ट। सही है, इंशाअल्लाह ये बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक जो बड़ी अहम बात है, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मीडिया की बात अभी सलमान गनी साहब कर रहे थे। सलमान गनी साहब, भारत का मीडिया जो है इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तौर पे, हालांकि उसके प्राइवेट और मीडिया की उम्र हमारे प्राइवेट मीडिया से कहीं ज़्यादा है। मैं ये देख रहा था कि हमारी तरफ से अब भी अगर हमारे सहाफ़ी हैं, हमारे फ़ौजी माहिरीन हैं, दफाई माहिरीन हैं, तमाम लोग, सलमान साहब ये सब तो अमन की बात कर रहे हैं, ये सब तो मामलात को हल करने की बात कर रहे हैं, तामीर और तरक्की की बात कर रहे हैं। और इंडिया का मीडिया, जिसकी उम्र हमसे ज़्यादा है, तजर्बा हमसे ज़्यादा है, हमारे मीडिया से ज़्यादा है, वो जुनूनियत फैला रहा है, वो नफरत फैला रहा है, वो भड़के लगा रहा है, अजीब ड्रामे पेश कर रहा है। देखिए नजम, मीडिया जिन रुझानात की आप बात कर रहे हैं, इसको मीडिया कहना मीडिया की तौहीन है। ये लोग मीडिया के लोग नहीं हैं, ये बीजेपी के कारकुन हैं और ये उसी स्टाइल में, मोदी स्टाइल में बात कर रहे हैं। मीडिया होता है, मीडिया हमेशा अमन के साथ, खुशहाली के साथ, जमहूरियत के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ, तामीर और तरक्की के साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान के अंदर देख लें, बात है कि आज पाकिस्तान का मीडिया, आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, आज पाकिस्तानी कौम, देखें अगर आप अपना एलामिया का जायज़ा लें, जो कौमी सलामती कौंसिल का एलामिया, पहली शिक कि हम दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। बात यह कि एक ज़िम्मेदार कंट्री के तौर पे पहले दहशतगर्दी की मज़म्मत की है, इसलिए कि हम तो ख़ुद दहशतगर्दी का टारगेट है और दुनिया को ये बात बावर करवानी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम करना ये चाहिए कि हमें जो हमारा बैरूनी महाज है वो सरगर्म करना चाहिए। और इसमें जो मोदी से सरकार का मकरूब, भयानक और शर्मनाक चेहरा है वो दुनिया को दिखाना चाहिए। दुनिया को पता है। देखें बात है कि अगर जब वो कंपैरिजन करते हैं ना,
वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी इंडिया को सिर्फ इसलिए तरजीह देते हैं कि वो माशी हवाले से बेहतर है। और पाकिस्तान का आज का प्राइम मिनिस्टर एक बार बार कहता है कि जब तक हम माशी हवाले से अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे हमारा केस दुनिया नहीं सुनेगी। अच्छा, तो मैं समझता बड़ी हूं- दिलचस्प सलमान गनी साहब चीज हुई अभी थोड़ी देर पहले जो हम खबर ब्रेक कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविजन पर भी कि लंदन में जो जुनूनी कुछ वहाँ के हिंदू थे उन्होंने हमला किया। और इससे पहले एक और रिपोर्ट भी सामने आई, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई कि उनमें बाज इजरायली भी शामिल थे, झंडे भी देखे कि पकड़े गए जी, पकड़े अब तो गए पकड़े गए। अजहर जावेद साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं अजहर साहब ये सारा वाकया है क्या और ये किस तरह हुआ और अब क्या सूरत हाल है? ये बिल्कुल इसके पीछे 2 से 3 दिन की मनसूबाबंदी थी। आपको याद हो 2 दिन कबल भी पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने इंतहा पसंद भारतीयों के मुजाहरे का ऐलान किया गया था। वो वहां पर आए थे और उन्होंने भी वहां उस वक्त भी पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इस मौका पर पुलिस की जो भारी नफरी थी वो मौजूद थी और उन्होंने उन्हें रोक दिया। उस वक्त भी जो इतलात ये है कि 4 से ज्यादा जो ऐसे राह के तरबियत याफ्ता एजेंट थे जिनका मकसद पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर चढ़ कर जो उस पर परचम, कौमी परचम लगा होता है, उसको उतारना और उसकी बेहरमती करना था। लेकिन इस मौका पर पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स थे हाई कमीशन के वो उस झंडे के गिर्द मौजूद रहे और उन्होंने उसकी हिफाजत की। उतनी देर में पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़े लोग आ गए काफ़ी बड़ी तादाद में और उन्होंने भरपूर जवाब दिया उन भारतीय मुजाहिरीन को। और इसके बाद वो पाकिस्तानी जो लोग थे वो हावी रहे। इसी का एक तसलसल था। आज सुबह तकरीबन 4:30 से 4:45 बजे के करीब पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की इमारत जो है उस पर हमला किया गया। एक शख्स ने सुबह तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे पत्थर फेंक के, रंग फेंका और उसके बाद वो वहां से जो पुलिस को इतला दी गई तो पुलिस आके जो उसको गिरफ्तार कर लिया। अजहर भाई, तो ये इसके लगता है पाकिस्तानी उनकी हाई कमीशन फ्रस्ट्रेशन की जो है ना, इमारत को फ्रस्ट्रेशन नुकसान इंतहा को पहुंचा, पहुंची हुई ये है। उसके मुकाबले पे हम अपने हाई कमीशन में जो कर्नल साहब का रद्द-ए-अमल देख रहे थे, चाय का कप दिखा रहे थे, फिर नीचे जो चाय का स्टॉल लगा दिया गया और कहा गया कि इस दफ़ा टी इज़ फैंटास्टिक वाला काम नहीं होना, इस वक्त कुछ और फैंटास्टिक हो जाना है। तो पाकिस्तानी तो फुल मेरे ख्याल है शुगल के मूड में हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी फ़ौज मौजूद है जवाब देने के लिए, उनकी हुकूमत मौजूद है। तो पाकिस्तानी तो रिलैक्स बड़े नज़र आ रहे हैं, एंजॉय करते हुए, जुगते लगाते हुए। जी बिल्कुल। इस मौका पर जो साउंड सिस्टम पर पाकिस्तान के मिली नगमे और तराने चल रहे थे, एक खुसूसी स्टॉल था चाय का जिस पर अभिनंदन की तस्वीरें जो कि भारत के लिए कौमी शर्मिंदगी की अलामत बन चुका है वो उसकी तस्वीर मौजूद थी। इसी तरह पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर जो पाकिस्तानी हुकाम थे वो मौजूद थे उनकी तस्वीर लेके और उनको जवाब में अभिनंदन की तस्वीर दिखा के बताया जा रहा था कि अगर आपने दोबारा इस किस्म की कोई कोशिश की तो इसका हाल जो है इस दफ़ा अभिनंदन से भी बुरा होगा। तो ये एक भरपूर शो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से यहाँ किया गया जिसको लीड मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर हसन डार ने किया। इसमें मुस्लिम लीग पीटीआई के कुछ लोग भी मौजूद थे इंडिविजुअल हैसियत में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रेटर लंदन के सदर मियां सलीम भी मौजूद थे। तो इस तरह ये एक मुजाहरा जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीयों ने ऑर्गेनाइज किया था वो पाकिस्तानियों ने मेला लूट लिया और पाकिस्तानियों ने पूरी तरह अपने इस हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे होकर जो ऐलान किया कि वो बल्कि पाकिस्तान फौज के हक में नारे लगते रहे। तो पूरा पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने इस मौके पर इसी पर ये जो जुनूनियत है इस पर मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब का तजिया चाह रहा हूँ। साहब वो पागल होते चले जा रहे हैं, पता नहीं बेबसी का एहसास है, नाकामी का एहसास है, जिल्लत का एहसास है और इसमें मेरा ख्याल है उनको कोई थोड़ा सा साइकोलॉजिकल उनको कोई ट्रीटमेंट चाहिए, वरना वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं कोई हमाकत कर सकते हैं। वो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है प्रेजेंट इंडियन लीडरशिप का, इवन 0.1%। चाणक्य की जो फिलॉसफी है ना कि अपने इंटरेस्ट के उसको जो फॉलो करते हैं ना, वो कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट के लिए दोस्त की पीठ में भी छुरा घोंप दो और अपने इंटरेस्ट के लिए हर एस्पेनॉज को, टेररिज्म को और हर गैर अखलाकी चीज़ को इस्तेमाल करो। दे बिलीव ऑन दैट। और वो आज की बात नहीं, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो नजम उस पाकिस्तान आज़ाद होने के 1 महीने बाद ही गालिबन उन्होंने अपने बापू को खड़का दिया था। ये आरएसएस थी ना, आरएसएस का प्रीचक था ना, जैसे गांधी, और मैं ये जानता हूँ गांधी की जितनी मैंने तारीख पढ़ी है वो अमन की बात करता था।
वो उसने एक ऐसा भी मौका था जब गांधी ने सजेस्ट किया था कि पाकिस्तान इंडिया को यूनाइट रखने के लिए कायद आज़म को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, जिसके ऊपर बड़ी लेदे हुई थी और ये तारीख का हिस्सा है, तो उसको उन्होंने मार दिया। उसके बाद फिर आप देखिए उधर दहशतगर्दी से कितने उनके लीडर मारे गए। इंदिरा गांधी को मारा सिखों ने, क्यों? क्योंकि उसने हमला किया था गोल्डन टेम्पल का। गोल्डन टेम्पल में सुंदर जी ने आखिर में ये किया था, उसकी डायरेक्शन ये थी कि अगर कोई सिख कृपान लेके फिरता नजर आता है ना, तो उसको टैंक के आगे रखो, टैंक के बैरल के आगे रखो और गोला चला दो। और ये उन्होंने लिटरली किया। फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी मारी गई तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, बॉम्बे रेलवे स्टेशन के ऊपर रिकॉर्ड है कि कम से कम कोई 8000 सिखों को मारा गया। और उसके बाद जब उनको मारा गया दहशतगर्दी के जरिए हिंदू बलवाइयों ने, तो ये पाबंदी आयद कर दी गई कि इस इंसिडेंट के ऊपर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती। उसके बाद आप राजीव गांधी को देखें। राजीव गांधी इंडिया छोड़ दे, राजीव गांधी श्रीलंका गया, वहां एक फौजी ने उठा के उसको पीछे से बंदूक मारी थी, नहीं मारी थी? फिर राजीव गांधी किस तरह मारा गया? बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद का जाना है, वो भी दो कौमी नजरिए के रिवाइवल है, ये भी याद रखिए। इंदिरा गांधी कहती थी कि हमने से बहरे अरब में डुबो दिया। आज बांग्लादेश के अंदर कायदे की बरसी भी मनाई जा रही है, पाकिस्तान का परचम भी नजर आ रहा है और पाकिस्तान की बात भी, दो कौमी नजरिया वहां पर भी वापस आ रहा है। परसों मैंने एक प्रोग्राम में, परसों या उससे एक दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम में कहा कि आप इंडिया की फ्रस्ट्रेशन हम जिस तरह देख रहे हैं उसमें एक चीज और भी ऐड कर लें। इंडिया रीजन में अपने आप को घेरे में फील कर रहा है जी, उसका बहुत बड़ा पिलर गिर गया है इन शेप ऑफ बांग्लादेश। और उस हवाले से उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, आप देखें मालदीव्स में क्या हुआ। मालदीव्स में कहा गया कि आप अपने जो ये यहाँ पर फौजी मौजूद हैं ये वापस ले जाएं, ठीक है। नेपाल आपसे खुश नहीं है, श्रीलंका का तो आपको पता ही, ठीक है। ये अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे राजीव गांधी वाली, वो श्रीलंका से रिलेटेड चीज़ें थी, वो जो उस पर अटैक हुआ या वो बंदूक भी मारी गई। तो उसके बाद अब बांग्लादेश में डीप पॉकेट किसकी है? बांग्लादेश में डीप पॉकेट चाइना की है। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल। ये इतना बड़ा लॉस है जिसमें से ये फिर उसका हल निकाला गया। ये पॉपुलिस्ट, लेकिन ये तो उल्टा गले में पड़ गया जी, पॉपुलिस्ट माइंडसेट के यही हल हुआ करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पानी रोकने वाली बात जो है, एक तो पानी आज शुरू करें ना काम तो 40 साल लगेंगे जी, मैं कैलकुलेटेड बात कर रहा हूँ, और बिलियन ऑफ डॉलर्स लगेंगे, और बिलियंस ऑफ डॉलर, 40 years लगेंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे। फिर आप ये प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि जो लोअर राइपेरियन है उसका हक नहीं है, फिर आप भी मारे जाएंगे, दरिया ब्रह्मपुत्रा भी चला जाएगा, ठीक हो गया। और दूसरा, अभी आप किसी भी तरह रोकने की कोशिश करें, खुद ही खड़े हो जाएं बेशक, तो मकबूजा कश्मीर डूब जाएगा, ठीक है। भारत डूबने का इम्कान है, ये पानी नहीं रोक सकते। अप्रैल टू सितंबर इम्पॉसिबल। और सिंध का तो मामला ही, दरिया सिंध का मामला ही बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो आता ही तिब्बत से है। तो ये सारा अपनी पब्लिक को बेचने के चाइना भी अपने, आप देखें कि चाइना ने भी ऐलान कर रखा है 30% तो उनके पास है सारा। जी जी, और अगर वहां से वो रोकेंगे तो खुद इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा। अपनी पब्लिक को बेचने के लिए, जिंगोइज्म का शिकार करने के लिए, ये चंद जो आपने फरमाया पॉलिटिकल मफादात के लिए, बिहार के रियासत के इलेक्शंस के लिए, वो जहां पर चीज़ों को लेके गए हैं, इससे वापसी जो है ना वो रिट्रीट होगी, वो शिकस्त तस्वर होगी। अब ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी जिससे तवज्जो जानी चाहिए, वो ये है कि इंडिया ने ये जो कुछ किया है ना, बुनियादी तौर पर याद रखिए पानी रोकने के लिए नहीं किया। उसका बुनियादी मकसद जो है, उसने इलीगल गैर कानूनी तौर पे रावी पे थीम डैम बनाया, उसने उड़ी 1 और उड़ी 2 बनाया, उसने कृष्ण गंगा जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर उसे कृष्ण गंगा डैम बनाया, जो वायलेशन है इंडस वाटर ट्री। अब उस वायलेशन को छुपाने के लिए और पाकिस्तान को डिफेंसिव पे लाने के लिए इसमें 1999 में, एक मिनट, वो जो एलामिया के अंदर पाकिस्तान ने जो बात की है कि जो मुआहिदा हम तोड़ेंगे, जिस मुआहिदे की बात करके जिसे इंडिया आज तक आड़ बनाता रहा है, अगर वो सिंध ताश मुआहिदा तोड़ता है तो फिर भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उसकी हैसियत भी खत्म हो जाएगी। और ये भी एक इंटरनेशनल मुआहिदा है, वो भी एक इंटरनेशल मुआहिदा है। तो बात है कि कश्मीर के बाद को आप खत्म किसी तरह नहीं कर सकते। देखें जी, आर्टिकल 370 के बाद शिमला मुआहिदे की तो वैसी हैसियत खत्म हो गई। ये डॉक्ट्राइन का हिस्सा है बीजेपी का सिंध ताश मुआहिदे का। 1999 में जब ये उभरना शुरू हुए
तो इनकी डॉक्ट्राइन थी कि हम सिंध तास मुआहदा जो है वो गलती है, हम उसको ख़त्म करेंगे। अब उसका उन्हें बहाना मिल रहा है। ये जो किशन गंगा डैम और बगलियार डैम की भी बात हो रही थी, उसके हवाले से भी ये पानी नहीं मोड़ सकते, उनके पास वो वाटर स्टोरेज की सहूलत मैसर नहीं है डिज़ाइन के मुताबिक। और तौसीफ साहब, ये सारे डैम जो है ना, ये रन ऑफ द रिवर डैम है। एग्जैक्टली। ये तो इसमें पानी स्टोरेज वाला चक्कर में सारी सारे का सूरत हाल सारा। में से मोदी साहब कैसे निकलेंगे? देखें, असल पॉइंट वो और असल सवाल बेगैरत ये है, है, उसको निकलने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बेगैरत है। फिर मैं वो ये इसी में कहता हूं कि रहेगा, वो झूठ बोलता रहेगा, जैसे गिदड़ की बिहार में मौत झूठ बोला है। गिदड़ की मौत आई हो तो फिर वो शहर देखिए का रुख करता है। इंतहा पसंदी में एक तरफ देखिए बीजेपी की ढिठाई It's time of देखें। logical end. बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपका, अजीम साहब आपका, तौसीफ अहमद खान साहब आपका। और नाज़रीन, बेशर्मी और की इंतहा ये होती है कि आप एक तरफ धमकियां देते हैं, इंतहा पसंदी फैलाते हैं, और दूसरी तरफ आप का एक वज़ीर आज़म वाक़ा से भी चल के आता है, फिर दूसरा खुद यही साहब जो हैं खुद हेलीकॉप्टर पर बैठकर यहाँ पर भी आ जाते हैं। किसी एक जगह पर खड़े हो जाएं, हम आपको डील कर लेंगे, आपसे निपट लेंगे, परेशानी की बात नहीं। मेरे मेहमान जो हैं, सिचुएशन रूम अभी यहाँ पर चल रहा है, कुछ और हमारे मेहमान होंगे कुछ हेडलाइंस के बाद 7 बजे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।